नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक और मज़ेदार कहानी लेकर के, जिसका नाम है 1919 की एक कहानी, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने। क्या खास है, आइए देखते हैं। ये 1919वीं ईस्वी की बात है भाईजान, जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ सारे पंजाब में एजिटेशन हो रहा था। मैं अमृतसर की बात कर रहा हूँ। सर माइकल ऑडवायर ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के माथज गांधी जी का दाखिला पंजाब में बंद कर दिया था। वो इधर आ रहे थे कि पलवाल के मुकाम पर उनको रोक लिया गया और गिरफ्तार करके वापस बम्बई भेज दिया गया। जहाँ तक मैं समझता हूँ भाईजान, अगर अंग्रेज ये गलती न करता तो जलियांवाला बाग का हादसा उसकी हुक्मरानी की स्याही तारीख में ऐसे खूनी वर्फ का इजाफा न करता। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, सबके दिल में गांधी जी की बेहद इज्जत थी। सब उन्हें महात्मा मानते थे। जब उनकी गिरफ्तारी की खबर लाहौर पहुंची तो सारा कारोबार एकदम बंद हो गया। यहाँ से अमृतसर वालों को मालूम हुआ। चुनाचे यूं चुटकियों में मुकम्मल हड़ताल हो गई। कहते हैं कि 9 अप्रैल की शाम को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की जिला वतनी के ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर को मिल गए थे। वो उनकी तामील करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक अमृतसर में किसी हैजान खेज बात का खतरा नहीं था। लोग पुरअमन तरीके से एहताज एहता एहतजाजी जलसे वगैरह करते थे, जिनके तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं अपनी आंखों देखा हाल बयान करता हूँ। 9 को रामनवमी थी। जुलूस निकला, मगर मजाल है किसी ने हुक्काम की मर्जी के खिलाफ एक कदम उठाया हो। लेकिन भाईजान, सर माइकल अजब औंधी खोपड़ी का इंसान था। उसने डिप्टी कमिश्नर की एक ना सुनी। उस पर बस यही खौफ सवार था कि ये लीडर महात्मा गांधी के इशारे पर साम्राज्य का तख्ता पलटने के दर पर हैं, और जो हड़तालें हो रही हैं और जो जल्द से मुनअकिद होते हैं, उसके पसे पर्दा यही साजिश काम कर रही है। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जिलावतनी की खबर आनंद फानंद शहर में आग की तरह फैल गई। दिल हर शख्स का मुकद्दर था। हर वक्त धड़का सा लगा रहता था कि कोई बहुत बड़ा हादसा बर्पा न हो जाए। लेकिन भाईजान, जोश बहुत ज़्यादा था। कारोबार बंद थे। शहर कब्रिस्तान बना हुआ था, पर इस कब्रिस्तानी की खामोशी में भी एक शोर था। जब डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी की खबर आई तो लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए कि मिलकर डिप्टी कमिश्नर बहादुर के पास जाएं और उन्हें अपने महबूब लीडरों की जिला वतनी के अहकाम मनसूख कराने की दरखास्त करें। मगर वो ज़माना भाईजान दरखास्तें सुनने का नहीं था। सर माइकल जैसा फिरौन हाकिम आला, उसने दरखास्त सुनना तो गुजा लोगों के इस इज्तिमा ही को गैर कानूनी करार दिया। अमृतसर, वो अमृतसर जो कभी आज़ादी की तहरीक का सबसे बड़ा मरकज़ था, जिसके सीने पर जलियांवाला बाग जैसा काबिल 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 फख्र ज़ख्म था। अमृतसर, वो अमृतसर जो कभी आज़ादी की तहरीक का सबसे बड़ा मरकज़ था, जिसके सीने पर जलियांवाला बाग जैसा काबिल फख्र ज़ख्म था, आज किस हालत में है। लेकिन छोड़िए इस किस्से को। दिल को बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि इस मुकद्दस शहर में जो कुछ आज से 5 बरस पहले हुआ, उसके जिम्मेदार भी अंग्रेज हैं। होगा भाईजान, पर सच पूछिए तो इस लहू में जो वहां बहा है, हमारे अपने ही हाथ रंगे हुए नजर आते हैं। खैर, डिप्टी कमिश्नर साहब का बंगला सिविल लाइंस में था। हर बड़ा अफसर और हर बड़ा टोडी शहर के इस अलग थलग हिस्से में रहता था। आपने अमृतसर देखा है तो आपको मालूम होगा कि शहर का सिविल लाइंस को मिलाने वाला एक पुल है, जिस पर से गुजरकर आदमी ठंडी सड़क तक पहुंचता है, जहां हाकिमों ने अपने लिए ये अर्जी जन्नत बनाई हुई थी। हुजूम जब हाल दरवाजे के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि पुल पर घुड़सवार गोरों का पहरा है। हुजूम बिल्कुल न रुका और बढ़ता गया। भाईजान, मैं इसमें शामिल था। जोश कितना था मैं बयां नहीं कर सकता, लेकिन सब निहत्थे थे।
किसी के पास एक मामूली छड़ी तक नहीं थी। असल में वे तो सिर्फ इस गरज से निकले थे कि इज्तिमाई तौर पर अपनी आवाज़ हाकिम शहर तक पहुंचाए और उससे दरखास्त करे कि डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दिया जाए। हुजूम पुल की तरफ बढ़ता रहा। लोग करीब पहुंचे तो गोरों ने फायर शुरू कर दिया। इससे भगदड़ मच गई। वो गिनती में सिर्फ 20-25 थे और हुजूम सैकड़ों की मुश्तमिल में था। लेकिन भाई, गोली की दहशत बहुत होती है। ऐसी अफरा तफरी फैली कि अलामा कुछ गोलियों से घायल हुए और कुछ भगदड़ में जख्मी हुए। दाएं हाथ को गंदा नाला था। धक्का लगा तो मैं उसमें गिर पड़ा। गोलियां चलनी बंद हुई तो मैंने उठकर देखा। हुजूम तितर बितर हो चुका था। जख्मी सड़क पर पड़े थे और पुल पर गोरे खड़े हंस रहे थे। भाईजान, मुझे कतई याद नहीं कि उस वक्त मेरी दिमागी हालत किस किस्म की थी। मेरा ख्याल है कि मेरे होश और हवास पूरी तरह सलामत नहीं थे। गंदे नाले में गिरते वक्त तो मुझे कतई होश नहीं था। जब बाहर निकला तो जो हादिसा वकूअ पजीर हुआ था उसके खद खाल आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में उभरने शुरू हुए। दूर शोरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत से लोग गुस्से में चीख चिल्ला रहे थे। मैं गंदा नाला उबूर करके जाहिरा पीर के तकिए से होता हुआ हाल दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि 30-40 नौजवान जोश में भरे पत्थर उठा उठाकर दरवाजे की घड़ियाल पर मार रहे हैं। उसका शीशा टूटकर सड़क पर गिरा तो एक लड़के ने बाकियों से कहा, चलो मलिका का बुत तोड़ें। दूसरे ने कहा, नहीं यार, कोतवाली को आग लगाएं। तीसरे ने कहा, और सारे बैंकों को भी। चौथे ने उनको रोका, ठहरो, इससे क्या फायदा, चलो पुल पर उन लोगों को मारें। मैंने उनको पहचान लिया। ये था थैला कंजर। नाम मोहम्मद तुफैल था, मगर थैला कंजर के नाम से मशहूर था, इसलिए कि वह एक तवाइफ के वतन से था। बड़ा आवारागर्द था। छोटी उम्र में ही उसको जौय और शराब नोशी की लत पड़ गई थी। इसकी 2 बहनें शमशाद और अलमास अपने वक्त की हसीन तरीन तवाइफें थी। शमशाद का गला बहुत अच्छा था। उसका मुजरा सुनने के लिए रईस बड़ी दूर दूर से आते थे। दोनों अपने भाई के करतूतों से बहुत नाला थे। शहर में मशहूर था कि उनके एक किस्म का उसको आग कर रखा है। फिर भी वो किसी न किसी हीले अपनी ज़रूरियात के लिए उनसे कुछ न कुछ वसूल कर ही लेता था। वैसे तो बहुत खुशपोश रहता था, अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, बड़ा नफासत पसंद था। हंसोड़पन और लतीफ़ा गोई मिजाज में कूट कूट में भरी थी। मिरासियों और भांडों के सोकियानापन से बहुत दूर रहता था। लंबा कद, भरे भरे हाथ पांव, मजबूत कसरती बदन, नाक नक्शे का भी खास था। पुरजोश लड़कों ने उसकी बात न सुनी और मलिका के बुत की तरफ चलने लगे। उसने फिर उनसे कहा, मैंने कहा मत जाया करो अपने जोश को, यानी बेकार मत करो अपने जोश को। इधर आओ मेरे साथ, चलो उनको मारें जिन्होंने हमारे बेकसूर आदमियों की जान ली है और उन्हें जख्मी किया है। खुदा की कसम, हम सब मिलकर उनकी गर्दन मरोड़ सकते हैं, चलो। कुछ लड़के रवाना तो हो चुके थे, बाकी रुक गए। थैला पुल की तरफ बढ़ा तो वे सब उसके पीछे चलने लगे। मैंने सोचा कि माओ के इलाल बेकार मौत के मुंह में जा रहे हैं। मैं फव्वारे के पास दुबका खड़ा रहा। वहीं से मैंने थैले को आवाज़ दी और कहा, मत जाओ यार, क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो। थैले ने यह सुनकर एक अजीब सा कहका बुलंद किया और मुझसे कहा, थैला सिर्फ ये बताना चला है कि वो गोलियों से डरने वाला नहीं है। फिर वो अपने साथियों से मुखातिब हुआ, तुम डरते हो तो वापस जा सकते हो। ऐसे मौक़ों पर बढ़े हुए कदम उल्टे कैसे हो सकते थे, और फिर वो भी उस वक्त जब लीडर अपनी जान हथेली पर रखकर आगे आगे जा रहा हो। थैले ने कदम तेज किए तो उसके साथियों को भी करने पड़े। हाल दरवाजे से पुल का फासला कुछ ज़्यादा नहीं होगा, कोई 60-70 गज के करीब।
थैला सबसे आगे आगे था, जहां से पुल का दौरैया मुतवाजी जंगल शुरू होता है। वहां से 15-20 कदम के फासले पर 2 घुड़सवार गोरे खड़े थे। थैला नारे लगाता जब बंगले के आगाज के पास पहुंचा तो फायर हुआ। मैं समझा कि वो गिर पड़ा, लेकिन देखा कि वो उसी तरह जिंदा आगे बढ़ रहा है। उसके बाकी साथी सब डर के भाग गए। मुड़कर उसने पीछे देखा और चिल्लाया, भागो नहीं, आओ। उसका मुंह मेरी तरफ था और एक और फायर हुआ। पलटकर उसने गोरों की तरफ देखा और पीठ पर हाथ फेरा। भाईजान, नजर तो मुझे कुछ नहीं आना चाहिए था, मगर मैंने देखा कि उसकी सफेद बोस्की की कमीज पर लाल लाल धब्बे थे। वो और तेजी से बढ़ा, जैसे जख्मी शेर। एक और फायर हुआ। वो लड़खड़ाया, मगर एकदम कदम मजबूत करके वो घुड़सवार गोरों पर लपका और एकाएक न जाने क्या हुआ, घोड़े की पीठ खाली थी। गोरा जमीन पर था और थैला उसके ऊपर। दूसरे गोरे ने, जो करीब था और पहले बौखला गया था, बिदकते हुए घोड़े को रोका और धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं वहां फव्वारे के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। भाईजान, जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। चंद पहचान के आदमी मुझे वहां से उठा लाए थे। उनकी जबानी मालूम हुआ कि पुल पर से गोलियां खाकर हुजूम उग्र हो गया था। नतीजा इसका ये हुआ कि मलिका के बुत को तोड़ने की कोशिश की गई। टाउन हॉल और 3 बैंकों को आग लगी और 5 या 6 यूरोपियन मारे गए। खूब लूट मची। लूट खसोट का अंग्रेजी अफसरों को इतना ख्याल नहीं था। 5 या 6 यूरोपियन हलाक हुए थे। इसका बदला लेने के लिए ही जलियांवाला बाग का खूनी हादसा हुआ। डिप्टी कमिश्नर बहादुर ने शहर की बागडोर जनरल डायर को के सुपुर्द कर दी। चुनाचे जनरल साहब ने 12 अप्रैल को फौजियों के साथ शहर के मुख्तलिफ बाजारों में मार्च किया और दर्जनों बेगुनाह आदमी गिरफ्तार किए। 13 को जलियांवाला बाग में जलसा हुआ। करीब 50,000 का मजमा था। शाम के करीब जनरल डायर मुसल्लह गोरों और सिखों के साथ वहां पहुंचा और निहत्थे आदमियों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। उस वक्त तो किसी को इसका ठीक ठीक अंदाजा नहीं था कि कितने आदमी मारे गए हैं, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि 1,000 हलाक हुए हैं और 3 या 4 के हजार के करीब जख्मी हैं। लेकिन मैं थैले की बात कर रहा था। भाईजान, आंखों देखी आपको बता चुका हूं, बेऐब जात खुदा की है। महरूम के चारों ऐब शरई थे। एक पेशा तवाइफ के वतन से था, मगर जियाला था। मैं अब यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस मलऊन गोरे की पहली गोली भी उसी को लगी थी। आवाज सुनकर उसने जब पलटकर अपने साथियों की तरफ देखा तो उन्हें हौसला दिलाया था। तब जोश के हालात में उसे मालूम न था कि उसकी छाती में गर्म गर्म सीसा उतर चुका है। दूसरी गोली उसकी पीठ में लगी, तीसरी फिर सीने में। मैंने देखा नहीं, पर सुना है, जब थैले की लाश गोरे से जुदा की गई तो उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन में इस बुरी तरह से पैवस्त थे कि अलहदा ही नहीं होते थे तो गोरा तब तक जहन्नुम में जा चुका होता। यानी कि जब तक उसके हाथों को उसकी गर्दन से अलग न किया गया होता तो गोरा कब का मारा जा चुका होता। दूसरे रोज जब थैले की लाश कफन दफन के लिए उसके घर वालों को सुपुर्द की गई तो उसका बदन गोलियों से छलनी हो रहा था। दूसरे गोरे ने तो अपना पूरा पिस्तौल ही उस पर खाली कर दिया था। मेरा ख्याल है उस वक्त मरहूम की रूह कफस ए उनसरी से परवास कर चुकी थी। इस शैतान के बच्चे ने सिर्फ उसके मुर्दा जिस्म पर चांद मारी की थी, यानी कि शूटिंग प्रैक्टिस। कहते हैं जब थैले की लाश मोहल्ले में पहुंची तो कोहराम मच गया। अपनी बिरादरी में वो इतना मकबूल नहीं था, लेकिन उसकी कीमा कीमा लाश देखकर सब धाड़े मार मार कर रोने लगे। उसकी बहनें शमशाद और अलमास तो बेहोश हो गई। जब जनाजा उठा तो इन दोनों ने ऐसे बीन किए कि सुनने वाले लहू के आंसू रोते रहे। जान, मैंने कहीं पढ़ा था
कि फ्रांस के इनकलाब में पहली गोली वहाँ की एक टकियाई को लगी थी। मरहूम मोहम्मद तुलैफ एक तवाइफ का लड़का था। इनकलाब की इस जद्दोजहद में उसको जो पहली गोली लगी थी 10वीं थी या 50वीं, इसके मुतालिक किसी ने भी तहकीक नहीं की। शायद इसलिए कि सोसाइटी में इस गरीब का ऐसा कोई रुतबा नहीं था। मैं तो समझता हूँ कि पंजाब के इस खूनी गुसल में नहाने वालों की फहरिस्त में थैले कंजर का नाम और निशान तक भी नहीं होगा, और ये भी कोई पता नहीं कि ऐसी कोई फहरिस्त तैयार भी हुई होगी। सख्त हंगामे दिन थे। फौजी हुकूमत का दौरा दौरा था। वो देव जिसे मार्शल लॉ कहते हैं शहर के गली गली कूचे कूचे में डकारता फिरता था। बहुत अफरा तफरी के आलम में उस गरीब को जल्दी जल्दी यूं दफना दिया गया जैसे उसकी मौत उसके सोगवार अजीज़ों का एक संगीन जुर्म थी और जिसके निशानात वो मिटा देना चाहते थे। बस भाईजान, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया। और ये कहकर मेरा हमसफ़र पहली मर्तबा कुछ कहते कहते रुका और खामोश हो गया। ट्रेन दंदनाती हुई जा रही थी। पटलियों की खड़खड़ाहट ने यह कहना शुरू कर दिया था, थैला मर गया था, थैला दफन किया गया था, थैला मर गया था, थैला दफन किया गया था। इस मरने और दफनाने के दरमियान कोई फासला नहीं था, जैसे वो इधर मरा और उधर दफना दिया गया था। और खटखट के साथ इन अल्फाज की हम आहंगी कुछ इस कदर जज्बात से आ रही थी कि मुझे अपने दिमाग से इन दोनों को जुदा करना पड़ा। चुनाचे मैंने अपने हम सफ़र से कहा, आप कुछ और भी सुनाने वाले थे? चौंक कर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, जी हाँ, इस दास्तान का एक अफसोसनाक हिस्सा बाकी है। मैंने पूछा, वो क्या? उसने कहना शुरू किया, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि थैले की 2 बहनें थीं, शमशाद और अलमास। बहुत खूबसूरत थी। शमशाद लंबी थी, पतले पतले नैन नक्श, गलाफी आंखें, ठुमरी बहुत खूब गाती थी। सुना है खां साहब फतेह अली खां से तालीम लेती रहती थी। दूसरी अलमास थी। उसके गले में सुर नहीं था, लेकिन नाचने में अपना सानी नहीं रखती थी। मुजरा करती थी तो ऐसा लगता था कि इसका अंग अंग बोल रहा है। हर भाव में एक घात होती थी। आंखों में वो जादू था जो हर एक के सिर पर चढ़कर बोलता था। मेरे हमसफ़र ने तारीफ और तौसीफ में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लिया, मगर मैंने टोकना मुनासिब न समझा। थोड़ी देर के बाद वो खुद इस लंबे चक्कर से निकला और दास्तान के अफसोसनाक हिस्से की तरफ आया। किस्सा यह है भाईजान कि इन आफत की परकाला 2 बहनों के हुस्न और जमाल का जिक्र किसी खुशामदी ने फौजी अफसरों से कर दिया। बलवे में एक मैम, क्या नाम था उस चुड़ैल का, मिस शेरवुड मारी गई थी। तय ये हुआ कि उनको बुलवाया जाए और जी भर के इंतकाम लिया जाए। आप समझ गए ना भाईजान? मैंने कहा, जी हाँ। मेरे हमसफ़र ने एक आह भरी। ऐसे नाजुक मामलों में तवाइफ़ और कज़मियाँ भी अपनी माए बहनें होती हैं, मगर भाईजान ये मुल्क अपनी इज़्ज़त और नामूस को मेरा ख्याल है पहचानता ही नहीं। जब ऊपर से इलाके के थानेदार को ऑर्डर मिला तो वो फ़ौरन तैयार हो गया। चुनाचे वो खुद शमशाद और अलमास के मकान पर गया और कहा कि साहब लोगों ने याद किया है, वो तुम्हारा मुजरा सुनना चाहते हैं। भाई की कब्र की मिट्टी अभी तक खुशक नहीं हुई थी, सूखी भी नहीं थी। अलमास को प्यारा हुआ उस गरीब को सिर्फ 2 ही दिन हुए थे कि ये हाजिरी का हुक्म सादिर हुआ कि आओ हमारे हुजूर नाचो। अजियत का इससे बढ़कर एक पुरअजियत तरीका क्या हो सकता था? मुस्तबदई तमस्खुर की ऐसी मिसाल मेरा ख्याल है शायद ही कोई और मिल सके। क्या हुक्म देने वालों को इतना ख्याल भी ना आया कि तवाइफ भी गैरतमंद होती हैं? हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? उसने उनके आप से सवाल किया, अपने आप से सवाल किया, लेकिन मुखातिब वो मुझसे ही था। मैंने कहा, हाँ हो सकती है, जी हाँ,
थैला आखिर इनका भाई था। उसने किसी की मार खाने की लड़ाई भिड़ाई में अपनी जान नहीं दी थी। वो शराब पीकर दंगा फसाद करते हुए हलाक नहीं हुआ था। उसने वतन की राह में बड़े बड़े बहादुराना तरीके पर शहादत का जाम पिया था। वो एक तवाइफ के वतन से था, लेकिन वो तवाइफ माँ थी और शमशाद और अलमास उसी की बेटियां थी और ये थेले की बहनें थी। तवाइफे बाद में थी और वो थेले की लाश देखकर बेहोश हो गई थी। जब उसका जनाजा उठाया गया था तो उन्होंने ऐसे बीन किए थे कि सुनकर आदमी का लहू रोता था। मैंने पूछा, वो गई? मेरे हमसफर ने इसका जवाब थोड़े वक्फे के बाद उदासी से दिया। जी हाँ गई, खूब सज धज कर। एकदम उसकी उदासी गहरी हो गई। 16 सिंगार करके अपने बुलाने वालों के पास गई। कहते कि वो खूब महफिल जमी। दोनों बहनों ने अपने जौहर दिखाए। जरक बरक पिशवाजों में मलबूस वो कोफ एक काफ की परियां मालूम होती थी। शराब के दौर चलते रहे और वो नाचती गाती रही। ये दोनों दौर चलते रहे और कहते हैं कि रात के 2 बजे एक बड़े अफसर के इशारे पर महफिल बर्खास्त हुई। मेरा हम सफ़र उठ खड़ा हुआ और बाहर भागते हुए दरख्तों को देखने लगा। पहियों और पटरियों की आहनी गड़गड़ाहट की ताल पर उसके आखिरी 2 लफ्ज नाचने लगे, बर्खास्त हुई, बर्खास्त हुई। मैंने अपने दिमाग में उन्हें आहनी गड़गड़ाहट से नोच कर अलहदा करते हुए उससे पूछा, फिर क्या हुआ? भागते हुए दरख्तों और खम्भों से नजरें हटाकर उसने बड़े मजबूत लहजे में कहा। उन्होंने अपनी जरक बरक पेशवाजे नोच डाले और अलीफ नंगी हो गई और कहने लगी, लो देख लो, हम थेले की बहनें हैं। उस शहीद की जिसके खूबसूरत जिस्म को तुमने सिर्फ इसलिए अपनी गोलियों से छलनी किया था कि उसमें वतन से मोहब्बत करने वाली रूह थी। हम उसी की खूबसूरत बहनें हैं। आओ अपनी शहवत के गर्म गर्म लोहे से हमारे खुशबुओं में बसा हुआ जिस्म दागदार करो, मगर ऐसा करने से पहले सिर्फ हमें एक बार अपने मुंह पर थूक लेने दो। ये कहकर वो खामोश हो गया। कुछ इस तरह कि और नहीं बोलेगा। मैंने फौरन भी पूछा, फिर क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू डबडबाए। उनको गोली से उड़ा दिया गया। मैंने कुछ नहीं कहा। गाड़ी आहिस्ता होकर स्टेशन पर रुकी तो उसने कूली को बुलाकर अपना असबाब उठवाया। जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, आपने जो दास्तान सुनाई इसका अंजाम मुझे आपका खुद साख्ता मालूम होता है, यानी कि आपका खुद का देखा हुआ। एकदम चौंक कर उसने मेरी ओर देखा। ये आपने कैसे जाना? मैंने कहा, आपके लहजे में एक नाकाबिल बयान कर था। मेरे हमसफ़र ने अपने हलक की तलखी थूक के साथ निगलते हुए कहा, जी हाँ, उन हराम। वो गाली देते देते रुक गया। उन्होंने अपने शहीद भाई के नाम पर पट्टा लगा दिया। यह कहकर वो प्लेटफॉर्म पर उतर गया। तो दोस्तों, ये थी एक रोमांच से भरी हुई भावनात्मक कहानी जिसे लिखा सआदत हसन मंटो ने। मुझे ये कहानी सच में बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कहानी बहुत अच्छी है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए ला सकूं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।